बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। आज हमारा आर्टिकल है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखें, वर्क मैकेनिकल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क आपने डिस्कस किया हुआ है। एनर्जी क्या है आप जानते हैं। अब हम इन दो के दरमियान एक रिलेशन है उसको डिस्कस करने लगे हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली कहता क्या है। तो देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि कोई बॉडी कितना वर्क करता है जितनी उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे मैकेनिकल वर्क की कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क बेसिकली उस बॉडी में आने वाला काइनेटिक एनर्जी का चेंज उसके इक्वल होता है। मीन्स कि एक बॉडी पर कितना वर्क किया गया है वो इक्वल होता है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंज के। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए। एक बॉडी रेस्ट पर है और आप उस पर फोर्स लगाते हैं। जब वो रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, और जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स तो लाजमी लगानी पड़ेगी, तो फोर्स लगाने से उस पर यकीनन कोई ना कोई वर्क हुआ और वो बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उसने कुछ वर्क किया। मीन्स के डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ, तो आपने उसका मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब ये मैक्सिमम वर्क किसके इक्वल होगा? उस बॉडी ने कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। मीन्स के शुरू में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज दरअसल उस वर्क के इक्वल है जो बॉडी ने किया। सो इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लें। तो आइए मैं इसके टेक्सचर को बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ। दिस में डिफाइन एज किसी बॉडी पर किया गया वर्क। तो याद रखना, हम मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, नॉन मैकेनिकल की बात नहीं। किसी बॉडी पर किया गया टोटल मैकेनिकल वर्क दरअसल इक्वल है उसमें आने काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंज के। दिस इम्प्लाइज दैट मैकेनिकल वर्क W इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसको प्रूफ तो बाद में करेंगे, थोड़ा इसको डिस्कस कर लें। देखें, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मींस के काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वाकई इस वक्त तक बॉडी का टोटल मैकेनिकल वर्क ज़ीरो है। तो याद रखें, जब तक टोटल फोर्स ज़ीरो है, टोटल वर्क ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से हम चेंज की मिसाल लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक बॉडी को आप लार्ज काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो कर दें। मसलन एक गोल्फ की बॉल है, उसको शॉट खेलते हैं, तो बॉडी या बॉल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। अब वो काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे बॉल ज़मीन के साथ टच करके मूव करती जाती है। तो क्या होता है कि एक ख़ास फासले के बाद बॉल रुक जाती है। तो इस वक्त आपने देखा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से क्या हो रही है? कम। तो आप ये भी देखेंगे कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से कम हो रही है तो यकीनन अब वर्क नेगेटिव होगा। तो वो जो मुखालिफ फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स जो फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर फ्रिक्शन या ज़मीन की फ्रिक्शन, ये दोनों फ्रिक्शंस, ये फ्रिक्शन की फोर्स बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ कर रही हैं। तो इस वक्त नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क नेगेटिव हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और वर्क अगर पॉजिटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये दो पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करे तो वर्क डन पॉजिटिव है, और डिक्रीज़ करे तो वर्क डन नेगेटिव है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे तो वर्क ज़ीरो है। अब हमें इस चीज़ को प्रूफ भी करना है। इसके प्रूफ करने के बाद मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो हमें ये फार्मूला आखिर क्या ऐसी सहूलत देता है कि हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट और भी लिख दूँ। इफ़ किसी बॉडी की वेलोसिटी रहे कांस्टेंट तो फिर याद रखिएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में आने वाला चेंज ये होगा ज़ीरो। सो
ऐसे केस में टोटल मैकेनिकल वर्क ज़ीरो होगा। ये हम याद रखें एक बात और कि ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। हम इसके बाद लास्ट पे आपको किसी कंजर्वेटिव फोर्स के ज़ेरे असर भी इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले इसको एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम प्रूफ कर लें। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, एक बॉडी जिसका मैस m है वो एक रोड के ऊपर vi वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और फ्रिक्शन लेस रोड है आइडियल केस में, और एयर फ्रिक्शन को भी इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है अब इसके ऊपर कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रही, तो जब तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यकीनन आप कहेंगे कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का वर्क नहीं हो रहा, ये अपनी यूनिफॉर्म काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हुए है। अब हम ये देखते हैं कि हम इस पे फोर्स दो तरह से लगाते हैं। एक तो हम फोर्स लगा सकते हैं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम इसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट लगा सकते हैं तो वेलोसिटी कम होगी। मैं एक तरीके से मैं हल कर देता हूँ, एक से आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जिस वक्त बॉडी मूव करता हुआ पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए पर, तो हमने इस वक्त इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। जाहिर है फ्रिक्शन की फोर्स हमने इग्नोर कर दी है। इस फोर्स के ज़ेरे असर बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है, तो उसकी वेलोसिटी vi से बढ़ के vf हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज होने में यकीनन टाइम तो लगा होगा, और उस दौरान वो यानी vi वेलोसिटी जब vf होती है तो बॉडी पॉइंट A से s डिस्टेंस मूव करता हुआ पॉइंट B पर आ जाता है, और यकीनन A से B तक आने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। मींस के t वो टाइम है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी vi से बढ़कर vf हो गई और उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसको s कह लें या d कह लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स हुआ है। ये याद रखना, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करना ही था, लेकिन वर्क के लिए हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? जो फोर्स के ज़ेरे असर हुआ है। तो फोर्स लगने से उसकी वेलोसिटी vi से vf हुई और उसने d वो डिस्प्लेसमेंट है जो कवर किया। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कवर हुआ वेलोसिटी चेंज होने के दौरान, जब एवरेज फोर्स उसके ऊपर ये लगी। आइए इस बात को अब हम टेक्सचर की शक्ल में लिखते हैं। तो जैसे शुरू में कहा कि एक बॉडी जिसका मैस m है वो फ्रिक्शन लेस रोड पर vi वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर फोर्स लगी तो वेलोसिटी vi से vf हो गई। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई vi से vf। कितने टाइम में? t। एंड और इस फोर्स के ज़ेरे असर उसने डी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। तो बच्चों ये चीज़ तो आपको फिगर में दिखा दी गई है कि डी वो डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स के ज़ेरे असर बॉडी ने कवर किया जब वेलोसिटी जिस दौरान vi से vf चेंज हुई, और वो टाइम t है जिसमें ये चेंज हुआ। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दरमियान में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मौजूद है। तो हम कौन सी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम यहाँ पर जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो थर्ड इक्वेशन को देखिए। दिस इम्प्लाइज दैट, हम जानते हैं 2as इज़ इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। यहाँ पे a वो एवरेज एक्सेलरेशन है जो इस एक्सटर्नल एवरेज फोर्स के ज़ेरे असर प्रोड्यूस हुआ।
बिकॉज यहाँ हमने s को d कहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2AD इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू फोर्स, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ फोर्स की बात आती है, फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ में हम डिस्कस करते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। क्या कहता है, किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स मैस टाइम्स एक्सेलरेशन है। तो यहाँ टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ही है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो हमने इग्नोर की है। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी फोर्स ओवर मैस। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट आएगा 2A की जगह F ओवर M इंटू D VF स्केयर माइनस VI का स्केयर। हम अपने इस रिजल्ट को रीअरेंज करने लगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या रिजल्ट बनेगा ज़रा देखिए। हम F इंटू D इसको अलहदा कर लें तो इस तरफ रिजल्ट आएगा 1/2m इंटू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। 1/2m को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/2m VF स्केयर माइनस 1/2m VI स्केयर। और ये F इंटू D क्या है, ये मैक्सिमम वर्क है। सो हमारी डेफिनेशन में जिस वर्क की बात हुई थी वो मैक्सिमम मैकेनिकल वर्क है। सो दिस इज कॉल्ड, इसको सिंपली कह दिया जाता है वर्क डन, बट एक्चुअली दिस इज मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हाफ का m VF स्केयर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो बॉडी की B पॉइंट पर हुई, और हाफ m VI स्केयर दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, एंड दिस इज वर्क डन। सो फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, ये कहलाती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो इक्वल है टोटल मैकेनिकल वर्क के। हेंस अब बात करने लगे हैं सिग्निफिकेंस की, कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर है। तो देखें, हम वैसे तो जानते हैं कि वर्क जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, W इज़ इक्वल टू F.D मैक्सिमम मैकेनिकल वर्क। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो F है ये बेसिकली नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर टोटल फोर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी कम्प्लेक्स फोर्सेस सिस्टम में मौजूद हो सकती हैं जिनको कंस्ट्रेंड फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम टोटल फोर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे, वो वेरिएबल है या कांस्टेंट, ये तो अलग बहस है। हम इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि अगर नेट फोर्स अननोन है, सो याद रखना अगर टोटल फोर्स अननोन भी हो तो ये फार्मूला हमें वर्क डन बता सकता है, क्योंकि हमें जस्ट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला वहाँ भी हमें रिज़ल्ट देता है जहाँ हम टोटल फोर्स को फाइंड ना करने की पोजीशन में हों। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ कि बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड वर्क डन इवन द नेट फोर्स इज़ अननोन। ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड तो करता है, लेकिन फोर्स अननोन है या नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, कुछ नाउन है कुछ अननोन है। तो टोटल फोर्स अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रीवियस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो इस रिज़ल्ट से आप इसको फाइंड कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ थोड़ी सी और बात की तरफ। उसमें ये है बच्चों कि अगर हम बात करें किसी कंजर्वेटिव फोर्स की, चले मैं ज़मीन की ग्रेविटी की बात करता हूँ, तो अगर मैं एक बॉडी को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकूँगा तो यकीनन एक बॉडी जब ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके पास हम अब काइनेटिक एनर्जी उसको दे के फेंक रहे हैं, यानी जब वो आपके हाथ से या ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। आप देखते जा रहे हैं
कि वक्त के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। सो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में जब अगेंस्ट द फील्ड वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, तो दूसरी तरफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये आपको बताया हुआ है कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड के। सो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और जो वर्क डन है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अगर आप फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन इग्नोर भी कर दें तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो बॉडी ने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई तो उस दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। दूसरी तरफ जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल उसके पास मैक्सिमम है। सो ऐसे केस में जब वो काइनेटिक ज़ीरो थी तो वक्त के साथ उसकी काइनेटिक बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज़ होती जाएगी। तो अब भी जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल होगा ज़मीन तक आने में, और पोटेंशियल एनर्जी लॉस के इक्वल होगा। सो इस बात को आपने याद रखना है। मैं इसे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि जब किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क होता है तो वो वर्क गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। और जब वर्क डन बाय द फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड तो फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी होती है और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो ये बात तो आपको पता लग गई, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो वर्क नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन होती है तो वर्क पॉजिटिव होता है। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव के लिहाज से आप इस बहस को भी समझ चुके हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, ये बुक में भी आपके दी है, मैं इसको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा। वो ये कि अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उसकी लचक के ख़िलाफ़, इलास्टिसिटी के अगेंस्ट, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट। तो आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप कौन सी एनर्जी इसमें पोजेस होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वक्त जो वर्क किया गया वो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा क्योंकि ये अगेंस्ट द फील्ड है। जब उसी स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैं एक मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को मैं सीधा नीचे को फेंकता हूँ। ये मिसाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। फ़र्ज़ करें कि इस वक्त बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो कितनी है, कुछ भी हो सकती है। और इस वक्त इस बॉडी या ब्लॉक की जो ज़मीन से हाइट है, ज़मीन से वो है h1। चलें, हमने इसको जब इस वक्त इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, यकीनन ज़ीरो। जब आप इसे छोड़ेंगे तो ज़मीन की ग्रेविटी इसको नीचे को लाएगी, ये ब्लॉक ऐसे ज़मीन की तरफ आएगा और आके इस स्प्रिंग के ऊपर गिरा। ये एक वर्टिकल स्प्रिंग है। तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक में। जब स्प्रिंग पे आके लगेगा तो स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस हो गया और स्प्रिंग की शक्ल कुछ इस तरह से बन गई, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो इस वक्त इस स्प्रिंग ने यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की तरफ फासला तय किया, ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे केस में वर्क तो हुआ। अब ये वर्क किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि ब्लॉक की पहले हाइट थी h1। जब ब्लॉक इसके ऊपर आके पड़ा तो ब्लॉक की अब ज़मीन से हाइट कितनी हो गई, h2। बताएं, हाइट ज़्यादा से क्या हुई, कम। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से क्या हुई, कम। इट मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस हुई है और दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी उसकी गेन हुई है। और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के ऊपर पड़ा तो इसने यकीनन वर्क कराया। तो वो वर्क जो है वो इक्वल हुआ काइनेटिक एनर्जी के लॉस के। और पहले नंबर पे ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनी काइनेटिक एनर्जी और उस काइनेटिक एनर्जी से स्प्रिंग हुआ कंप्रेस। तो जब स्प्रिंग हुआ कंप्रेस तो स्प्रिंग में पैदा हुई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख रहे हैं एनर्जी डिफरेंट फॉर्म से में एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। तो ये मुख्तलिफ तरह की मिसालें हो सकती हैं। सो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले बनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग की पैदा हुई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जब किसी कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर लेते हैं तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन मैकेनिकल इक्वल होता है
टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ताकि फिर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एडजस्ट हो जाएं। अब आप समझ गए ना, काइनेटिक अगर इंक्रीज़ करती है तो पोटेंशियल डिक्रीज़, और पोटेंशियल इंक्रीज़ करती है तो काइनेटिक। तो आप सिंपली इसको मैकेनिकल एनर्जी से ही बात कर सकते हैं। तो इस केस में देखा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाई, वर्क पॉजिटिव हुआ। आपसे मैं कहता हूँ इसी एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए सर एक बॉडी vi वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसी तरह की फ्रिक्शन लेस सरफेस है ईच एंड एवरीथिंग। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई ऑपोजिट, मुखालिफ फोर्स, तो यकीनन ये कुछ फासला तय करता हुआ रुक जाएगा। तो जब रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, d, फोर्स के ज़रिए सर। तो आपने मुझे इस फार्मूले, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इस रिलेशन को प्रूफ करके बताना है। बस एक चीज़ आएगी कि फिर काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा, तो वर्क नेगेटिव, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ से ये रिलेशन फाइंड करेंगे, -W इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये नेगेटिव वर्क क्यों है, बिकॉज दिस इज़ अंडर रिटार्डिंग फोर्स। ये आपने करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे बच्चों। आज का लेक्चर इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।